हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तथा लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है निम्न में से वह कौन सा है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए डीजल है, ऑप्शन बी कोयला है, ऑप्शन सी पेट्रोल है, ऑप्शन डी पवन है। तो आपको बताना है निम्न में से जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पवन या वाइंड, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का एक उदाहरण है। आपको ध्यान रखना है जो एक तो होते हैं परंपरागत, एक होते हैं गैर परंपरागत। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें परंपरागत क्या होते हैं, जिनको भविष्य में खत्म होने की संभावना होती है, यानी कि जो समय समाप्त हो सकते हैं। और गैर परंपरागत क्या होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, यानी कि प्राकृतिक में हमेशा बने रहेंगे, यानी कि जो खत्म हो सकते हैं, यानी कि जिनका उपयोग हम निरंतर कर रहे हैं, निरंतर इनका उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? डीजल आता है, कोयला आता है और पेट्रोल, जो कि परंपरागत में आते हैं। और गैर परंपरागत में कौन आता है? पवन हुआ, सौर ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा, जो कि गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। आपको बताना है निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई रेती, जो रेती का चित्र दिखाया गया है, इनमें ये आपको बताना है ये कौन सी रेती है। ऑप्शन ए रास्प कट फाइल है, ऑप्शन बी कटड कट फाइल है, ऑप्शन सी डबल कट फाइल है, ऑप्शन सी सिंगल कट फाइल है। तो आपको ध्यान रखना है जो ये चित्र दिए गए हैं यह रास्प कट फाइल, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये रास्प कट फाइल का चित्र दिया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ये निशान दिए गए वह एक दूसरे को कटे हुए नहीं है और यह सिंगल है। तो ये किसका चिन्ह है? रास्प कट फाइल के चित्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कवच युक्त केबल से क्या लाभ होता है, यानी जो आर्मड केबल होती है इसके क्या लाभ होते हैं, यानी कि जो केबल होती है उसमें आर्मरिंग की जाती है, उसका क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए यह केबल को बाहरी यांत्रिक आघात से बचाता है, ऑप्शन बी इसे आसानी से मुड़े हुए रास्तों से गुजरा जा सकता है, ऑप्शन सी इसमें उच्चतर विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है, ऑप्शन डी यह उच्च वोल्टेज को बनाए रख सकती है। तो आपको ध्यान रखना है जो केबल होता है उसमें आर्मरिंग की जाती है वह बाहरी यांत्रिक आघात से बचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह केबल को बाहरी यांत्रिक आघात से बचाता है। आपको ध्यान रखना है जो केबल होता है वह केबल को हम किससे याद करते हैं, आपको ध्यान रखना है एक सूत्र होता है, एक ट्रिक है सिम बेस, इसके अंतर्गत यह पूरी केबल आ जाती है। सी का अर्थ इसके अंतर्गत क्या होता है? कंडक्टर, यानी कि जो चालक होता है, चालक धातु वो होती है सबसे पहले जो होती है कंडक्टर, जो कि किसकी बनी होती है? यह तांबे या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन। कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन। फिर उसके ऊपर क्या होता है? मेटेलिक क्षेत्र, यानी कि धात्विक कवच होती है, मेटेलिक क्षेत्र होती है, इसके ऊपर होती है। फिर उसके ऊपर क्या होती है? बेंडिंग। इसके बाद में क्या होती है? बेंडिंग होती है। फिर क्या होती है? आर्मरिंग। और उसके बाद में क्या होती है? सर्विंग, यानी कि ऐसे इसके ऊपर क्या होती है? सर्विंग। तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्मरिंग के ऊपर क्या की जाती है, तो सर्विंग की जाती है, और बेंडिंग के ऊपर क्या की जाती है? आर्मरिंग की जाती है। और इसमें आर्मरिंग का जो कार्य होता है वो क्या होता है? केबल को बाहरी यांत्रिक आघात से बचाना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है
कि यह एक डीसी मोटर है। आपको बताना है मोटर का वह कौन सा भाग होता है जो कि जिसे हम देखकर पता लगा सकते हैं कि यह डीसी मोटर है या एसी मोटर है। ऑप्शन ए दिक् परिवर्तक, ऑप्शन बी स्टेटर, ऑप्शन सी फ्रेम, ऑप्शन डी शाफ्ट। तो आपको ध्यान रखना है जो स्टेटर, फ्रेम और शाफ्ट होते हैं यह एसी व डीसी दोनों मोटरों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इन दोनों से हम इसको पता नहीं लगा सकते हैं कि यह एसी मोटर है या डीसी मोटर। और जो डीसी मोटर होता है इसमें क्या होता है, दिक् परिवर्तक यानी कि कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर इसके अंतर्गत होता है जो कि डीसी मोटर के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसके द्वारा हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यह एसी मोटर है या डीसी मोटर। तो दिक् परिवर्तक होगा तो क्या होगा, डीसी मोटर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्यूटेटर क्या करता है, यह एसी धारा को डीसी में बदलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः जो प्रयुक्त मोटर होता है वह किस प्रकार का मोटर होता है। तो आपको बताना है जो वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में जो प्रयुक्त मोटर होता है वह किस प्रकार का मोटर होता है। ऑप्शन ए तुल्यकालिक मोटर होता है, ऑप्शन बी यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मोटर होता है। यह क्या है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक इंग्लिश में दे रखा है यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन सी डीसी शंट मोटर होता है, ऑप्शन डी प्रतिस्तंभ मोटर होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में जो मोटर प्रयुक्त की जाती है वह कौन सी मोटर होती है, वह यूनिवर्सल मोटर होती है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर होती है जो किस प्रकार करती है, यह एसी व डीसी। आपको ध्यान रखना है यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक एचपी कितने वाट्स के समतुल्य होता है। यानी कि आपको बताना है एक एचपी में कितने वाट्स होता है। ऑप्शन ए 743 वाट होता है, ऑप्शन बी 745, ऑप्शन सी 744, ऑप्शन डी 746। तो आपको ध्यान रखना है एक एचपी होता है बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ये किस में होता है, यह ब्रिटिश पद्धति होती है, यह इसके अंतर्गत होता है। आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको इसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स पद्धति में पूछ लेता, एक एचपी बराबर मैट्रिक्स पद्धति में कितना होता है, 735.5 वाट, जो कि किसके अंतर्गत होता है, मीट्रिक। ये होता है मीट्रिक पद्धति में होता है। तो आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स पद्धति में 735.5 वाट और ब्रिटिश पद्धति में 746 वाट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है भंवर धारा होती है या एडी करंट, जिसको अपन जानते हैं एडी करंट नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है जो भंवर धारा या एडी करंट होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए फोल्टिक करंट होता है, ऑप्शन बी फैकल्टी करंट होता है, ऑप्शन सी फैकल्ट करंट होता है, ऑप्शन डी वेरी करंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो एडी करंट या भंवर धारा होती है इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम फैकल्ट करंट होता है। जिसे हम क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम फैकल्ट करंट भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है जो भंवर धारा या एडी करंट WE होता है इसका मान क्या होता है, आपको ध्यान रखना है KE बी मैक्सिमम की पावर स्क्वायर F² T² इंटू बी, ये आगे होता है वाट में होता है। तो आपको ध्यान रखना है एडी करंट लॉसेस होती है वह KE बी मैक्सिमम स्क्वायर F² T² इंटू बी वाट में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है एक अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण लोड एंगल होता है। यानी कि आपको बताना है जब लोड एंगल कितना होना चाहिए कि वह अधिकतम शक्ति प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री पर जो कोण होगा यदि तो क्योंकि इसमें साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान इसमें 1 होता है, तो वह मैक्सिमम अधिकतम शक्ति प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है अल्टरनेटर में जो फेज एंगल होते हैं वह सामान्यतः 120 डिग्री पर होते हैं। और आपको ध्यान रखना है इसमें क्या पूछा है, अधिकतम शक्ति। तो अधिकतम शक्ति कितने पर होती है, 90 डिग्री पर अधिकतम शक्ति होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर या स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर होता है तब सही ढंग से कार्य करता है जब, आपको बताना है जब स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर होता है जब वह सही ढंग से कार्य कब करता है। ऑप्शन ए धारा उच्च हो, ऑप्शन बी वोल्टेज उच्च हो, ऑप्शन सी
लोड असंतुलित हो, ऑप्शन डी लोड संतुलित हो। तो आपको ध्यान रखना है स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर होता है, उसमें यदि लोड संतुलित होगा तो वह सही ढंग से कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोड संतुलित होने पर यह सही ढंग से कार्य करेगा और यह उच्च वोल्टेज देगा। तो आपको ध्यान रखना है उच्च वोल्टेज से उपयोगिता किसको मिलेगी? लोड संतुलित होना चाहिए, तभी यह सही ढंग से कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आपको बताना है एक सर्व विद्युत यूनिवर्सल मोटर है। सर्व विद्युत मोटर या यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो आपको बताना है जो सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, इनकी चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 1:1 होता है, ऑप्शन बी 1:2 होता है, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 2:1। तो आपको ध्यान रखना है जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसमें ब्रश की चौड़ाई एवं कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एक ब्रश के ऊपर 2 कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है, यानी कि आपको बताना है वह कौन सा है जो कि निष्क्रिय घटक नहीं है। ऑप्शन ए इंडक्टर, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर, ऑप्शन डी डायोड। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डायोड। डायोड जो कि एक निष्क्रिय घटक नहीं है, यानी कि आपको ध्यान रखना है डायोड जो कि एक कौन सा घटक होता है? यह सक्रिय घटक होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो निष्क्रिय घटक होता है वह कौन कौन से होते हैं? इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। इसके अलावा कौन होता है? ट्रांसफार्मर जो कि एक निष्क्रिय घटक होता है। और आपको ध्यान रखना है डायोड रेक्टिफायर, यानी कि डायोड या रेक्टिफायर या एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर होता है जो आपको ध्यान रखना है जो कि ये कौन से होते हैं? सक्रिय घटक होते हैं, यानी कि जो स्रोत होते हैं वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? यह सक्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 600 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, यानी कि परीक्षण वोल्टेज इसका कितना होगा? तो आपको बताना है 600 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होगा? ऑप्शन ए 1000 वोल्टेज, ऑप्शन बी 300 वोल्टेज, ऑप्शन सी 100 वोल्टेज, ऑप्शन डी 500 वोल्टेज। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो परीक्षण वोल्टेज दर्शाएगा वह 1000 वोल्टेज दर्शाएगा, क्योंकि 500 वोल्टेज तक कितना दर्शाता है? 500 वोल्टेज से ऊपर होता है तो वह 1000 वोल्टेज दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो आपको ध्यान रखना है जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह कौन से होते हैं? वह ऑप्शन ए निकल जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है, वे पदार्थ होते हैं लोह चुंबकीय जो, यानी कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, यानी कि वो चुंबकीय या चुंबकीय भांति कार्य करते हैं, चुंबकीय गुण आ जाते हैं, वह लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है किसी हेलोजन फ्लड लैंप का वाइजर से बना होता है। आपको बताना है एक किसी हेलोजन फ्लड लैंप होता है, इसका वाइजर किसका बना होता है? ऑप्शन ए कांच या ग्लास, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी माइका, ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट। तो आपको ध्यान रखना है जो हेलोजन फ्लड लैंप होता है इसका वाइजर कांच का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है, यानी कि आपको बताना है जो मोटर होता है उसकी मोटर की लोडिंग पर कौन निर्भर करता है? ऑप्शन ए एफिशिएंसी दक्षता, ऑप्शन बी की वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी का शक्ति गुणक या पावर फैक्टर, ऑप्शन डी की वाइंडिंग। तो आपको ध्यान रखना है जो मोटर होता है, मोटर का शक्ति गुणक या पावर फैक्टर होता है वह मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर की शक्ति गुणक जो कि मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है। ऑप्शन ए प्लास्टिक की, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी माइका। तो आपको ध्यान रखना है जो विद्युत प्रेस में जो प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ होता है वह माइके का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह माइके का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो सिलिका जेल होती है किस में प्रयोग की जाती है, यह ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है। यानी कि जो हवा के साथ नमी आती है उसको सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है शुष्क सिलिका जेल होती है इसका कलर कैसा होता है और नमी सोखने के बाद में सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाता है। और एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है जो सिलिका जेल होती है इसको दोबारा प्रयोग करने के लिए किस टेम्परेचर पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, किस मतलब यानी कि नई सिलिका जेल कैसे बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि आपको बताना है वह कौन सी डीसी मोटर होती है जिसकी गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए ब्रश रहित मोटर, ऑप्शन बी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी श्रेणी मोटर, ऑप्शन डी शंट मोटर। तो आपको ध्यान रखना है वह डीसी मोटर कौन सी होती है जो कि आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शंट मोटर जो कि आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि एन बराबर क्या होता है इसके अंतर्गत EB/5 होता है। तो आपको ध्यान रखना है यह आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। आर्मेचर धारा पर कौन क्या निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना इसका टॉर्क, जो डीसी शंट मोटर होता है डीसी शंट मोटर का टॉर्क जो कि आर्मेचर धारा पर निर्भर करता है, यानी T बराबर क्या होता है इसमें IA होता है, यह आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है 750 RPM की तुल्यकालिक गति 3 फेज प्रेरण मोटर में ध्रुवों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी आपको पोल का मान ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है एन बराबर क्या होता है 120 इंटू F/P होता है। तो इसके अंतर्गत हमको P का मान निकालना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा इंटू F का मान कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है, अपॉन N का मान कितना दे रखा है 750 दे रखा है। तो अपन इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को काटेंगे 15 से कितने बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। और 15 का भाग देंगे 120 में कितने बार जाएगा, 15 × 120 यानी कि 8 बार ये पूरा कट जाएगा। तो इसके में कितने पोल होंगे, तो इसमें P का मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक यानी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए दिशीय उत्क्रम प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी शक्ति गुणक को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी गति विनिमय प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी शीतलन या कूलिंग को नियंत्रित करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है वह गति विनिमय प्राप्त करने के लिए यह इसका मुख्य कार्य होता है, यानी कि वह गति विनिमय को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह AC के अंतर्गत होता है, यानी कि AC मोटर होती है इसके अंतर्गत ही यह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है संधारित्रीय भार यानी कैपेसिटर लोड पर जोड़े जाने पर शक्ति गुणक या पावर फैक्टर हो जाता है। आपको बताना है कैपेसिटर लोड पर जोड़े जाने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर हो जाता है। ऑप्शन ए एकक हो जाता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ऑप्शन सी बैकवर्ड हो जाता है, ऑप्शन डी अग्रगामी होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फॉरवर्ड, यह अग्रगामी होता है। और पश्चगामी किस में होता है, यह इंडक्टर। यदि इसी की जगह इंडक्टर का पूछा जाता तो क्या हो जाता, पश्चगामी हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कैपेसिटर का पूछा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्रगामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, तथा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।